सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स सब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्स के टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट है। जब हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर तीन इंस्ट्रूमेंट की हम बेसिकली इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहला आप सभी को पता है, इसके अंदर हमारा होता है प्रोमिसरी नोट। और दूसरा इसके अंदर हम लोग बात करते हैं वो है हमारे पास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और तीसरा जो हम इसके अंदर बात करते हैं वो है चेक। तो तीन इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर डिफाइन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर। तो करंट वीडियो के अंदर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिटेल में इसके अंदर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और कैसे कैसे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो वर्क करती हैं और क्या क्या इसके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये क्या है, आपका एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट किस फॉर्म का? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में यूज किया जाता है। अब आप सोचेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस बाइंग एंड सेलिंग। और ये जो बाइंग एंड सेलिंग है बिजनेस पर्पज के लिए है। तो कहीं ना कहीं जहां पे भी क्रेडिट सेल की बात आती है तो वहां पे हम लोग इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इस्तेमाल करते हैं। लिखा भी है प्राइमरली फॉर क्रेडिट सेल्स, जो जहां पे हम लोग क्रेडिट सेल कर रहे हैं यानी कि उधारी की जो सेल कर रहे हैं वहां पे ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। कैसे कैसे यूज किए जाएंगे उसकी बात आगे करेंगे। टू इंश्योर ए लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर द पेमेंट। अब आप सभी को पता है जहां पे देखिए होता क्या है, कोई अगर उधारी की बात आती है ना तो उसमें फिर लीगली बाइंडिंग वाली बात आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी से उधार लिया है, लेकिन जब तक आप लीगली बाध्य नहीं है, लीगली बाइंड आपकी ऑब्लिगेशन नहीं बनती है, तब तक आप उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो। इसका लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने कार खरीदी है। कार खरीदने के लिए कहीं ना कहीं आपने बैंक से उसको फाइनेंस कराया, तो फाइनेंस कराने के बाद प्रॉपर आप ईएमआई उसकी फिल करते हैं, ईएमआई उसकी भरते रहते हैं। अगर आप ईएमआई में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करते हैं तो आपकी चेक में कहीं ना कहीं चेक बाउंस होता है, तो वो आपका क्या है, एक तरीके से उसके अंदर फिर आपके ऑब्लिगेशन उसके अंदर फुलफिल नहीं हो पाती है। तो उसके लिए फर्दर एक्शन लिया जाता है। तो उसमें आपका जो एक तरीके से ऑब्लिगेशन है वो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी यहाँ पे यूज किया जाता है, ताकि जो उधारी का काम है वो यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वाइज और लीगली यहाँ पे चलता रहे। अब डेफिनेशन देखते हैं, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर तो क्या डेफिनेशन इसके अंदर दी हुई है। तो सेक्शन 5 में इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, अगर मैं तीनों सेक्शन की बात करता हूँ तो तीनों सेक्शन में एक सेक्शन 4 है, एक सेक्शन 5, एक सेक्शन 6। सेक्शन 4 में जो है प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, और सेक्शन 6 के अंदर चेक को। ये तीन जो हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये तीनों के सेक्शन आपको ध्यान में रखना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका सेक्शन 5 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो बोला गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सबसे पहले देखो ये क्या होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, दूसरा इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए पे करने के लिए, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। साइंड बाय द मेकर, और तीसरा इसके अंदर है कि मेकर के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। अब इसके अंदर मेकर कौन है, कैसे साइन करेंगे, क्या क्या चीजें, एक्सेप्टेंस कैसे होगी, वो सब बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस डेफिनेशन को देखना है। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब इसके अंदर अभी डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी। अब मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद लास्ट में एक बार डेफिनेशन को रिकैप कराऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन की बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए राइटिंग डॉक्यूमेंट, राइटिंग ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये क्या है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये एक राइटिंग में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। और ये एक ऑर्डर है कि आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्डर कर रहा है कि आपको इतने रुपए का भुगतान इस टाइम पीरियड पे करना है। अब टाइम पीरियड की भी बाइंडिंग बाउंडेशन जो है वो आगे हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के इसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। कुछ टाइम के बेसिस पे होते हैं, कुछ आपके ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे होते हैं, कुछ आपके जियोग्राफिकल बेसिस पे होते हैं। तो उसको कैटेगराइजेशन भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि ये जो है एक राइटिंग ऑर्डर होता है। दूसरा है, ये अनकंडीशनल होना चाहिए, इसके अंदर कंडीशन इफ एंड और वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा इसके अंदर है लीगली इन्फोर्सेबल इंस्ट्रूमेंट है ये,
क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल है, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो आप उसको कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। तो ये लीगली इन्फोर्सेबल है। और जो चौथा है कॉमनली यूज्ड इन ट्रेड ट्रांजेक्शन, तो नॉर्मली ये ट्रेड ट्रांजेक्शन्स में यूज किए जाते हैं जहां पर भी आपके कहीं ना कहीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसके अंदर समझ लेते हैं। एग्जांपल में देखिए क्या है, सपोज ए सेल्स गुड्स वर्थ ₹50,000। ए क्या है, सेलर है, उसने जो है गुड्स बेचे 50,000 रुपीज के, किसको, बी, किसमें, क्रेडिट में, यानी कि उधारी पे बेचे हैं, ठीक है। टू इंश्योर पेमेंट ए ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी, तो आपको बेसिकली जो सेलर है वो ये चाहेगा कि उसने जितने भी गुड्स उधारी में बेचे हैं तो उसका उसको प्रॉपर रुपीज जो है, उसका जो प्रॉपर उसका जो कॉस्ट है वो उसको मिल जाए। इसके लिए वो क्या करता है, एक बिल ड्रॉ करता है। तो ए जो है बी के नाम से एक बिल को ड्रॉ करेगा, यानी कि ए जो है ऑर्डर देगा बी को कि आप जो है इस टाइम पीरियड में इतने रुपीज का मुझे भुगतान करें या फिर मेरे कहने पे किसी और को भुगतान करें। अभी फिलहाल के लिए इस एग्जांपल में आप समझ रहे हैं कि मुझे भुगतान करें, लेकिन किसी और को भुगतान करें तो उसका मैं आगे बताऊंगा कैसे किसी और को भुगतान किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ए ने बी को गुड्स बेचे और ए ने बी पे एक बिल ड्रॉ किया, और वो जो बिल है वो बी के पास जाएगा, बी उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको साइन करेगा, और उसके बाद ये जो है एक लीगल बाउंडेशन बन गई बी की कि वो 50,000 रुपीज ए को पे करेगा, राइट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पे 50,000 टू मी, माने कि ए को, और ऑर्डर आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 महीने का टाइम पीरियड इसके अंदर दे दिया है, एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है ये। और बी एक्सेप्ट द बिल मेकिंग इट लीगली बाइंडिंग, तो बी क्या करेगा, इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, और ये जो है एक लीगल बाउंडेशन यहाँ पे हो गई है कि इस टाइम पीरियड के अंदर बी ने ए को 50,000 रुपीज पे करने हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे फीचर्स पे आते हैं हम लोग, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले अगर फीचर की बात करें तो ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन राइटिंग, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि ये अनकंडीशनल होता है, ऊपर भी हमने बात करी, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होगी, इफ एंड और वाली बात इसके अंदर नहीं आएगी। इट मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पार्टीज इन्वॉल्व। इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो इसके अंदर 3 पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉवी होता है, और एक पेई होता है। अब इन तीनों की हम आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि इसके अंदर 3 पार्टी होती हैं, तीनों पार्टी का नाम ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई होता है। स्पेसिफाइड अमाउंट इसके अंदर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेल करी गई होगी वो पेंशन होगी कि लिल्ली की कितने रुपए की यहाँ पे क्रेडिट सेल हुई है और कितना रुपया पेमेंट किया जाना है, तो ये क्लियर डिफाइंड होना चाहिए। और टाइम पीरियड इसके अंदर डेट जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। द बिल मस्ट स्टेट ये फिक्स डेट ऑफ पेमेंट टू बी और पेएबल ऑन डिमांड, या तो ये फिक्स डेट पे होगा या डिमांड पे किया जाएगा। जब भी आपको कहीं ना कहीं सेलर बोलेगा पेमेंट करने को तब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, या तो फिर इसके अंदर कोई डेट डिफाइन कर दी जाएगी पहले ही। फिर है यहाँ पे साइंड बाय द ड्रॉअर, जैसा मैंने आपको बताया ड्रॉअर कौन हो गया, फिर ड्रॉअर हो गया जिसने क्रेडिट पे आपका गुड्स लिया है, जो परचेजर है वो यहाँ पे ड्रॉअर हो गया। तो वो क्या करेगा, उसको साइन करेगा, द ड्रॉअर मस्ट साइन द बिल इट टू बी वैलिड, ठीक है बात। एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉवी मस्ट एक्सेप्ट द बिल, सॉरी एक मैंने आपको बताया, हाँ साइन बाय द ड्रॉअर, ड्रॉअर का मतलब हो गया जो बिल को ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो बिल को जो ड्रॉ कर रहा है वो क्या है, यहाँ पे ड्रॉअर बनता है, और वो जो बिल को ड्रॉ कर रहा है तो उसको वो साइन भी करेगा। अब उसके बाद वो जाएगा ड्रॉवी के पास, और ड्रॉवी क्या करेगा, उस साइंड बिल को एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए ड्रॉवर के साइन की क्या वैल्यू है, तो ये ऑथेंटिसिटी को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो बिल जो है ड्रॉवी जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ड्रॉवर ने प्रॉपर बनाया है, उसी पर्सन ने बना रखा है जिस पर्सन को मैंने पेमेंट करनी है। इसको क्लेरिफाई करने के लिए तो इसमें साइन मस्ट है। और उसके बाद एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी, ड्रॉवी इसको एक्सेप्ट करता है और वो इन्फोर्सिएबल बन जाता है, मतलब ये लीगली एक बाउंडेशन बन जाती है। और ये क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये मैंने पहले ही आपको बता गया है। ये ट्रांसफर किया जा सकता है, इंडोर्समेंट भी इसका किया जा सकता है। अब इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्समेंट का मतलब ये हो गया ना कि किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट के लिए अगर मैंने बोल दिया, इंडोर्समेंट का मतलब हो गया एक तरीके से आप समझ लीजिए, तो अगर हम किसी थर्ड पर्सन का कोई उसके अनुमोदन की बात कर रहे हैं, जैसे ए बी सी 3 पर्सन हैं, तो अगर मैंने बोला ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन चल रही है, लेकिन सी की कहीं ना कहीं ए से ट्रांजेक्शन है, तो ए क्या बोलेगा कि मुझे पेमेंट करने से आप सी को पेमेंट कर दो, तो बात बराबर हो जाएगी, क्योंकि ए ने सी का पैसा देना था, तो उस चक्कर में
ये जो बिल है वो सी के नाम इंडोर्स हो गया। इसको अभी और हम लोग समझेंगे और ये लीगली इन्फोर्सेबल बन गया है यहाँ पे। और इफ डिसऑनर्ड द ड्रॉवर टेक कैन टेक लीगल एक्शन। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये जो लीगल बाउंडेशन बन गई है, अगर ये ब्रीच होती है, अगर ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये डिसऑनर हो जाता है किसी केस में, तो उस केस में ड्रॉवर, यानी कि ड्रॉवर कौन, जिसने बिल को ड्रॉ किया है, तो वो लीगल एक्शन यहाँ पे ले सकता है। किसके खिलाफ? ड्रॉवी के खिलाफ। ठीक है। अब इसके अंदर तीन पार्टी है, मैंने पहले ही आपको बताया। ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल को ड्रॉ करता है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, यानी कि ये सेलर हो सकता है और या क्रेडिटर हो सकता है। दूसरा ड्रॉवी वो पर्सन होता है जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि जो आपका बायर है या फिर जो डेटर है आपका। तीसरा इसके अंदर पेई होता है, एक्चुअली जिसको पे किया जाना है, माने कि जो आपका एक्चुअल पैसा रिसीव करेगा वो आपका पेई यहाँ पे हो गया है। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ए सेल्स गुड्स बी ऑन क्रेडिट। ए ने बी को क्रेडिट किया, माने ए ने गुड्स दिए बी को, क्रेडिट पे दिए, कैश पे नहीं दिए हैं, यानी कि उधारी पे दिए हैं। तो ए ड्रॉवर बन गया इसके अंदर, और बी क्या बन गया? ड्रॉवी टू पे 50,000। ठीक है, बात ये तो क्लियर हो गया। ए ने बिल को ड्रॉ किया, यानी कि वो ड्रॉवर बन गया है, और बी ने बिल को एक्सेप्ट किया और बी जो है ड्रॉवी बन गया। रुपीज किसने देने हैं? 50,000 रुपीज ए को पे करनी है, किसने करने हैं? बी ने पे करने हैं। तो ये यहाँ पे दोनों पार्टी बन गई है। तीसरा इसके अंदर है, इफ ए कीप्स द बिल ए इज ऑल्सो पेई। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हम तीन पार्टी की बात कर रहे हैं ना, तीन पार्टी के अंदर हमने एक तो हमने बात करी है ड्रॉवर की, एक हम बात कर रहे हैं ड्रॉवी की, और एक हम बात कर रहे हैं पेई की। एक ड्रॉवर हो गया, एक ड्रॉवी हो गया, और एक हमारा पेई हो गया। अब देखिए होता क्या है जनरल केस में, पहले मैं सिंपल केस लेके चलता हूं ए और बी का, ये जो यहाँ पे दिया है। ए और बी ने ट्रांजेक्शन्स करी और यहाँ पे बोला ए ने बी को गुड्स दिए क्रेडिट पे, तो बी क्या करेगा? ए को पेमेंट करेगा। तो इस केस में तो सिंपल सी बात हो गई, ए को पैसा मिलना है, बी ने पैसा देना है, तो ए बिल बनाएगा, बी उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब पे की बात जहां पे आएगी तो यहाँ पर ए ही क्या है? पे भी ए है, और साथ में आपका जो ड्रॉवर है वो भी ए है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे ड्रॉवर भी ए है और पेई भी ए है, क्योंकि पेई का मतलब हो गया लास्ट में जिसको पेमेंट मिलनी है, फाइनल पेमेंट जिसको मिलनी है उसको हम पेई कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो यहाँ पे एक तरीके से इम्प्लाइड है, तो तीन पार्टी बनाने की जरूरत क्या है? तो तीन पार्टी वहां पे बनती है जहां पे हम लोग इंडोर्स कर रहे हैं, इंडोर्समेंट कर रहे हैं बिल का। अब यहाँ पे एक पार्टी और आ गई सी। अब होता क्या है कि ए ने पहले सी से क्या लिया होता है? उधारी पे गुड्स लिया होता है। किसने? ए ने सी से उधार में गुड्स परचेज करे होते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि सी ए जो है सी को पेमेंट करेगा। कितने रुपीज की? मान लिया जाए 50,000 की पेमेंट करनी है। किसने? ए ने सी को। ठीक है, ध्यान से इस एग्जांपल को समझना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पार्टी आपकी जितनी भी तीनों पार्टी हैं उससे रिलेटेड। ए ने सी से गुड्स खरीदे, क्रेडिट में खरीदे, तो ए सी को पेमेंट करेगा 50,000 रुपीज की। ओके। अब उसके बाद होता क्या है कि बी जो है ए से गुड्स खरीदता है उसी 50,000 रुपीज के, उतने ही रुपीज के ए जो है बी जो है ए से गुड्स खरीदता है। तो यहाँ पे देखिए चेन क्या बनी, सी जो है ए से पैसा लेगा और ए जो है वो बी से पैसा लेगा, क्योंकि ए ने बी को क्रेडिट में गुड्स दिए हैं और सी ने ए को क्रेडिट में गुड्स दिए हैं। तो इसमें ए क्या बोलता है? ए जो है वो बिल को ड्रॉ करता है। इसमें ड्रॉवर कौन हो गया? इसमें ड्रॉवर हो गया ए। ए जो है बिल को ड्रॉ करेगा और वो बोलेगा बी से कि पेमेंट तू डायरेक्ट मुझे मत करना, क्योंकि 50,000 रुपीज की पेमेंट मैंने सी को करनी है। तो इस केस में डायरेक्ट जो बिल जो इंडोर्स होगा वो सी के नाम से बन जाएगा। बिल में जो नेम होगा वो सी का होगा, तो इंडोर्समेंट हो गई है बिल की। अब जो बी है वो ए को पेमेंट ना करके किसको पेमेंट कर देगा? सी को पेमेंट कर देगा। तो तीनों पार्टी के हिसाब क्या हो गया? क्लियर हो गया, क्योंकि ए ने सी को पेमेंट करना था और बी ने ए को पेमेंट करना था। तो ए ने बी को डायरेक्ट किया, यानी कि उसने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि तू बी सी के नाम से बिल को इंडोर्स कर रहा हूं, बी और सी को तू पेमेंट कर देना। तो तीनों का हिसाब इसके अंदर क्लियर हो गया। अब इसके अंदर जो पार्टी वाइज है वो कौन कौन से हुए? तो ए इसके अंदर क्या हो गया? आपका ड्रॉवर हो गया।
जिसने बिल को ड्रॉ किया, और बी इसके अंदर क्या हो गया, ड्रॉवी हो गया जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, और सी इसके अंदर क्या हो गया, पेई हो गया, फाइनल पेमेंट जिसको मिली। तो ये जो आपका कहीं ना कहीं एक चक्र है ये ऐसे चलता है। तो तीन पार्टी बनाने इसलिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो इंडोर्समेंट का मतलब भी आप समझ गए हैं, इंडोर्समेंट का मतलब हो गया जो ड्रोवर किसी और के अनुमोदन पे पेमेंट करने को कहता है। ठीक है बात। तो ये यहाँ पे इसका क्रक्स है। अब हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितने तरह के बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसके अंदर बन सकते हैं। तो एक सबसे पहला है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के टाइम पे भी हम एक कैटेगराइजेशन करते हैं। सबसे पहला आता है डिमांड बिल, दूसरा है इसके अंदर यूसेंस बिल। अब डिमांड बिल क्या होता है, देखिए डिमांड बिल जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इसके अंदर कोई फिक्स डेट को असाइन नहीं करते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कि जब हमें जरूरत होगी तब हम पेमेंट मांग लेंगे आपसे। तो ये हो गया डिमांड बिल, इसके अंदर कोई भी डेट स्पेसिफाई नहीं होती है। दूसरा है यूसेंस बिल। यूसेंस बिल्स के अंदर हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन होता है। जैसे हमने कहा आज से 3 महीने बाद, ठीक है, आज से 2 महीने बाद, तो हम इसके अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड को मेंशन करेंगे, उस डेट को मेंशन करेंगे जिस डेट को भुगतान हो जाना चाहिए। तो वो आपका यूसेंस बिल आ गया। अब बी कैटेगरी इसके अंदर कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन ट्रेड। अब यहाँ पे ट्रेड के बेसिस पे भी आपका कहीं ना कहीं एक कैटेगरी बनती है। बेस्ड ऑन ट्रेड हो गया। बेस्ड ऑन ट्रेड में सबसे पहला आता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल का मतलब हो गया यूज इन नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जैसे हमारा नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर यूज हो रहे हैं, जिसमें सेलिंग और यहाँ पे बाइंग सेलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है ना, क्रेडिट क्रेडिट सेल का, तो वो यहाँ पे ट्रेड बिल के अंदर आता है। दूसरा है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल के अंदर यहाँ पे आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात। फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब इसके अंदर एक्चुअली ये जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कहने का मतलब इसके अंदर ये है कि हमको अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरी कुछ पैसे की यानी कि फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में हम अकोमोडेशन बिल को बनाते हैं। अब इसके अंदर जो एक कंसिडरेशन है ना, वो इसके अंदर एब्सेंट रहता है। अब कंसिडरेशन का मतलब आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। कंसिडरेशन का मतलब जैसे मैंने किसी मेरे फ्रेंड से कुछ खरीदा, ठीक है, और खरीदने के बदले में उसने भी मुझे कुछ दिया, मैंने भी उसको कुछ दिया, उसने मुझे सामान दिया, मैंने उसको पैसा दिया। तो वो जो बीच की चीज है वो पैसा क्या है, वो कंसिडरेशन है। तो कभी भी सेल जब होती है, परचेजिंग जब होती है, तो वो बिना कंसिडरेशन के नहीं होती है। उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अब यहाँ पे अकोमोडेशन बिल के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कुछ अमाउंट चाहिए तो आप एक बिल ड्रॉ करते हैं जो कि अकोमोडेशन बिल होता है। ठीक है, और इसके अंदर ट्रेड नहीं होता, नॉट बेस्ड बाय ट्रेड, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे भी यहाँ पे एक कैटेगराइजेशन किया जाता है। अब इसको देखते हैं क्या है। इसमें पहली कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्री बिल। अब देखिए इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री बिल का मतलब समझ ले हैं। इसके अंदर है कि कहीं ना कहीं आपकी जो ये ट्रांजेक्शन है वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट से सपोर्टिंग में है। इसके अंदर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे अगर इस तरह के बिल को आपको ड्रॉ करना है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब बिल ऑफ लीडिंग, जैसे इन्वॉइसेस हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट चाहिए, बैकअप के डॉक्यूमेंट आपके चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इस बिल को ड्रॉ करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंटर बिल होता है। ऑन दी अदर हैंड क्लीन बिल की अगर बात करें तो क्लीन बिल होता है, इसके अंदर कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट कैटेगराइजेशन आता है, वो आता है जुरिडिक्शन के बेसिस पे। अब जुरिडिक्शन क्या होता है, ये आपका भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे होता है, यानी कि ये आपका जियोग्राफिकल बेसिस पे इसको कैटेगराइजेशन, इसका बाइफरकेशन इसका किया जाता है। इसमें दो तरह के बिल होते हैं, एक तो आपका इनलैंड बिल होता है, एक आपका फॉरेन बिल होता है। इनलैंड का मतलब अपनी जमीन, इनलैंड, ठीक है। तो पेबल विद इन द सेम कंट्री, समझ में आ गया होगा, इसको भूलेंगे तो नहीं। इनलैंड का मतलब हो गया अपनी जमीन। अपनी जमीन कहाँ है, इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के अंदर अगर कोई बिल बनता है तो कहीं ना कहीं आपका इनलैंड बिल होता है। और अगर फॉरेन के अंदर कोई बिल ड्रॉ किया जाता है तो उसको हम डिफरेंट कंट्री के अंदर मानते हैं, और पेबल होता है डिफरेंट कंट्री के अंदर, तो उसको हम फॉरेन बिल के नाम से जानते हैं। क्लियर है, इजी है, कोई इसके अंदर टफ नहीं है। तो ये कैटेगराइजेशन हमने इसके अंदर यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है बात।
चलिए अब इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर जनरल एंट्रीज भी आपसे हो सकता है पूछी जाए, तो इसके अंदर अलग अलग जो जनरल एंट्री है उसको आपने ध्यान में यहाँ पे रखना है, और अलग अलग इसके अंदर जो है आपके सिनेरियो बन सकते हैं, किस किस तरह के सिनेरियो इसके अंदर बनेंगे उसके सब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज की हम यहाँ पे बात करें केस वन की, तो केस वन के अंदर है जबकि आपका बिल रिटेन होता है, मैच्योरिटी तक रिटेन रखा जाता है, तो उस केस में क्या जनरल एंट्री यहाँ पे की जाएगी। सबसे पहली बात इसके अंदर व्हेन द बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, जब बिल ड्रॉ किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बहुत सिंपल है, देखिए ड्रॉवर जो है जो बिल को ड्रॉ कर रहा है वो क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स के अंदर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। सिंपल सी बात है, उसने ड्रॉवी पे क्या कर रहा है बिल्स को ड्रॉ कर दिया है, ये हो गया बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी। ठीक है बात। अब ड्रॉवी अपने वहां क्या एंट्री करेगा, तो देखिए ड्रॉवर्स अकाउंट टू बिल्स पेबल, उसने बिल को क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्टेंस की एंट्री तो बनेगी ना, ड्रॉवर के अकाउंट को वो क्या करेगा डेबिट करेगा और बिल्स पेबल उसके पास क्रेडिट में होगा। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो इसके अंदर है व्हेन द बिल इज पेड ऑन मैच्योरिटी, जब आपका बिल है उसको मैच्योरिटी पे किया जाना है, तो ड्रॉवर की एंट्री इसके अंदर क्या होगी उसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए ड्रॉवर की एंट्री होगी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये हो गया जब अमाउंट रिसीव हो गया, तो सिंपल सी बात है ना, जब हमारे पास एसेट बढ़ती है तो क्या होता है उसको डेबिट किया जाता है, और हमारे पास दूसरा क्या हो गया बिल्स रिसीवेबल हो गया तो वो क्रेडिट में चला जाएगा, सिंपल सी एंट्री है, और ये अमाउंट आपके पास में रिसीव हो गया है। दूसरा है ड्रॉवी इस सेम जो सिनेरियो है उसकी क्या एंट्री करेगा, तो बिल्स पेबल टू कैश बैंक, तो यहाँ पे उल्टी एंट्री हो जाएगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल था यहाँ पे बिल्स पेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को हम लोग डेबिट इसके अंदर कर रहे हैं और कैश उसके अंदर कम हो रहा है उसके पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट हो रही है, तो सिंपल सी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, अमाउंट पे हो गई। अब यहाँ पे दूसरे सिनेरियो की बात करें इससे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी अभी हमारे चैनल पर नए हैं और क्रैश कोर्स की इंक्वायरी चाह रहे हैं, तो कंप्लीट कोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आने वाले यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, तो उसकी इंक्वायरी अगर आप लोग चाहते हैं कोर्स की, तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है अपना, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ मैसेज करें, ये कॉलिंग नंबर नहीं है तो इस पे कॉल मैं आपकी ले नहीं पाऊंगा, और मैसेज आप लोग छोड़ देंगे तो आपको प्रॉपर उसके अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे आपकी किसी भी तरह की क्वेरी हो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिल जब इंडोर्स किया जाता है, केस टू यहाँ पे है बिल जब इंडोर्समेंट हो रहा है बिल का। अब इंडोर्समेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आपका थर्ड पर्सन को जा रहा है कहीं ना कहीं पेमेंट, इसके अंदर पे क्या होगा थर्ड पर्सन होगा, बायर और सेलर को छोड़ के। अब देखिए इंडोर्समेंट बाई ड्रोवर ड्रोवर का इंडोर्समेंट जब ड्रोवर जब इंडोर्समेंट कर रहा है तो उसके एंट्री करेगा क्रेडिटर अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल। अब इसके अंदर क्रेडिटर कौन सा आएगा, क्रेडिटर वो आएगा जिसको बिल इंडोर्समेंट किया जा रहा है, जिसको बिल इंडोर्स किया जा रहा है, क्योंकि जो ड्रॉवर है ना उसके लिए क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर वो है जिससे इसने उधारी लिया है, जिसको इसने पेमेंट करनी है, तो बीइंग बिल इंडोर्स टू द क्रेडिटर, सिंपल एंट्री। केस थर्ड है यहाँ पे बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब यहाँ पे जो बिल है वो बैंक के साथ डिस्काउंट किया जा रहा है, बैंक से कैश किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, देखिए यहाँ पे एंट्री है डिस्काउंटिंग बाय ड्रॉवर, ड्रॉवर जब डिस्काउंट कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। उसके बाद फोर्थ सिनेरियो फोर्थ केस इसके अंदर है यहाँ पे बिल जब डिसऑनर हो जाता है, जब बिल डिसऑनर होता है तो उस केस में ड्रॉवर्स की बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है बात। और दूसरा अगर हम बात करें डिसऑनर इन ड्रॉवीज बुक, ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री होगी डिसऑनर की, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये जो एंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एंट्री समझने वाली है, कुछ रटने वाला इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कुछ है, अगर आप जनरल एंट्री समझते हैं जो रूल है उसका समझते हैं तो ये एंट्री आपके लिए बहुत ईजी है। और इसके अलावा कोई और डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट भी इसके अंदर कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपको ये चीजें क्लियर कर दूंगा। अब उसके बाद देखिए एडवांटेजेस की बात करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या एडवांटेज यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इंश्योर पेमेंट सिक्योरिटी, बिल्कुल इसके अंदर पेमेंट सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, तो वो रिटन इंस्ट्रूमेंट जो है सेफ रहता है, लीगली इन्फोर्सेबल इसके अंदर होता है। दूसरा है प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी, सिंपल सी बात है इसके अंदर आप इमीडिएट कैश अगर आप नहीं है आपके पास में तो ये जो बिल है वो कहीं ना कहीं मदद करता है आपकी
ट्रांजेक्शन्स करने में, यानी कि ट्रेड ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडोर्स भी किया जा सकता है, इजीली ट्रांसफरेबल होता है। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ना एक चीज बोली जाती है, जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये मल्टीपल टाइम ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि इंडोर्समेंट इसकी आप कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक है बात। चौथा पॉइंट इसके अंदर है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, इसके अंदर है आप कहीं ना कहीं कैश करवा सकते हैं बैंक में जाके। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग है, क्योंकि रिटर्न में है डॉक्यूमेंट, तो कहीं ना कहीं प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन भी रहता है। लीगल प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन का मतलब हो गया अगर आपका डिसऑनर हो जाता है बिल, तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। अब इसके अंदर देखिए एक डिफरेंस की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहला डेफिनेशन है, प्रोमिसरी नोट है रिटर्न ऑर्डर टू पे है, जबकि प्रोमिसरी नोट है ये रिटर्न प्रॉमिस टू पे। देखिए जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट सिलेबस जो कवर किया था यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसके अंदर प्रॉपर एक्ट था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 करके पूरा एक्ट हुआ करता था। उसमें मैंने डिटेल में सब चीजें आपको करवाई हैं। जो पेड स्टूडेंट हैं उनको मैंने तीनों इंस्ट्रूमेंट कराए हैं, जिसके अंदर हमने प्रोमिसरी नोट भी पढ़ा था, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा था, और हमने चेक के बारे में भी पढ़ा था, और इसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो वहां पे देखिए होता क्या है, ये ऑर्डर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, जबकि प्रोमिसरी नोट के अंदर जो रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है, मैं थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वो चीजें बताई हैं। थोड़ा बहुत मैं इंट्रो दे देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रोमिसरी नोट का भी पता चल जाए। प्रोमिसरी नोट भी एक तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही बिल ड्रॉ किया जाता है, पर इसके अंदर जो ड्रॉवर होता है ना, वो ड्रॉवर होता है जो सामान खरीद रहा है उधारी में, वो ड्रॉ करता है इसके अंदर बिल। डिफरेंस देखिए दोनों में, बिल ऑफ एक्सचेंज में वो जो बेचता है वो बिल को ड्रॉ करता है, जबकि प्रोमिसरी नोट के अंदर प्रॉमिस कौन कर रहा है, जो खरीद रहा है क्रेडिट में ना, जो उधारी में सामान खरीद रहा है वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतने टाइम पीरियड बाद आपको ये इस जो क्रेडिट आपने दिया है मुझे, जो सामान उधारी में आपने दिया उसका मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये क्या है, रिटर्न प्रॉमिस है। ठीक है बात। अब नंबर ऑफ पार्टी की बात करें तो इसके अंदर 3 पार्टी होते हैं, ड्रोवर, ड्रोवी और पे, डिटेल में हमने बात कर ली है। जबकि हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट में तो 2 लोग होते हैं, एक तो मेकर होता है, एक पेई होता है। मेकर मतलब जो आपका कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर रहा है, और दूसरा पेई मतलब जिसको अमाउंट मिलनी है। एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये ड्रोवर के द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है ही नहीं। अब रिक्वायर्ड किस बात के लिए होगी, क्योंकि आप खुद ही प्रॉमिस कर रहे हो ना, सामने वाला एक्सेप्ट क्यों करेगा, क्यों, उसकी लीगली बाइंडिंग नहीं है ना। आपने बिल बनाया और आपने बोला इतने टाइम पीरियड बाद मैं आपको ये पैसा अदा करने का वचन देता हूँ, आपने प्रॉमिस कर दिया है, तो उसको एक्सेप्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है। आपने अपनी तरफ से प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया, वो एक तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है। लाइबिलिटी की बात करें इसके अंदर तो ड्रॉवी की लाइबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है ड्रॉवी की लाइबिलिटी, और प्रोमिसरी नोट में मेकर्स लाइबिलिटी, मेकर्स की इसके अंदर लाइबिलिटी होती है। क्योंकि ड्रॉवी कौन है इसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जिसने भुगतान किया करना है, जिसने क्रेडिट में गुड्स लिए हैं। प्रोमिसरी नोट के अंदर वही जो लाइबिलिटी है वो किसकी है, मेकर्स की है, क्योंकि वो खुद प्रॉमिस कर रहा है। ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर बात करें, ट्रांसफरेबिलिटी इजीली ट्रांसफरेबल है, कौन सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जबकि ये जो प्रोमिसरी नोट है ना ये कम ट्रांसफर किया जाता है एज कंपेयर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसके अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझते हैं। ए सेल गुड्स वर्थ ₹1 lakhs टू बी एंड ड्रॉज ए बिल फॉर 3 months एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग द बिल। अब इसके अंदर जनरल एंट्री क्या होगी, देखना, ए ने गुड्स सेल किए हैं किसको, बी को, और एक बिल ड्रॉ किया, कितने रुपीज का है, 1 लाख रुपए का है यहाँ पे। और एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग द बिल आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बात, सिंपल से एंट्री है, ऊपर हमने समझा। नीचे है एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, कैश बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट आपके पास में आ चुकी है। तो ये आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया था। अब इसके अंदर एक लास्ट एस्पेक्ट बचता है जो कि है ग्रेस पीरियड का। अभी ग्रेस पीरियड तीनों के लिए काम करेगा, लेकिन इसके अंदर अभी एक शर्त है कि जो आपका डिमांड बिल है ना उसके लिए ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं होता है। इस चीज को क्रक्स है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं जो पॉइंट आप लोग छोड़ देते हैं, जो मिस कर देते हैं। तो ग्रेस पीरियड उस बिल के लिए नहीं अप्लाई होगा जहां पे आपने ऑर्डर पेमेंट करनी है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। ए ग्रेस पीरियड रेफर्स टू द एक्स्ट्रा 3 days, 3 दिन मिलते हैं एक्स्ट्रा, एडेड टू द मैच्योरिटी डेट ऑफ यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए यूसेंस बिल बोला है यहाँ पे, डिमांड बिल नहीं बोला है।
ए बिल पेएबल आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड, जहां पे बोल दिया फिक्स टाइम पीरियड है, उसके बाद 3 दिन आपको मिलेंगे। दिस प्रोविजन इज एज पर दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। समझ गए बात? चलिए, ग्रेस पीरियड क्यों दिया जाता है? ग्रेस पीरियड इज गिवन टू प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी टू दी ड्रॉवर डेटा टू अरेंज फॉर पेमेंट। सिंपल सी बात है, हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, 3 दिन का टाइम पीरियड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो ड्रॉवर है वो सोचता है कि ड्रॉवी कम से कम 3 दिन के अंदर अरेंजमेंट कर ले। वैसे तो जो टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर अरेंजमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन रहती है कि पैसा अरेंज नहीं हो पाता, उस केस में 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट केस हो जाता है। It is a traditional banking and trade practice that allows the drawee extra time before legal action can be taken in case of non-payment। तो समझ गए? उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या है? ये है आपका सेक्शन 22 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। Every promissory note or bills of exchange in which is not payable on demand is entitled to 3 extra days। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है which is not payable on demand, डिमांड पे पेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है बात? तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड इसके अंदर मिलेगा अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड टू बी पेबल ऑन डिमांड, तो पेबल ऑन डिमांड नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स दैट ओनली टाइम बेस्ड बिल्स यानी कि यूसेंस बिल गेट ए ग्रेस पीरियड, बिल्स पेबल ऑन डिमांड डू नॉट गेट ए ग्रेस पीरियड। बिल्कुल यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होती है ड्यू डेट की। ड्यू डेट में पहला एग्जांपल हम लोग देते हैं, फॉर ए बिल पेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, इशुएंस बिल कहते हैं। द मैच्योरिटी डेट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एग्रीड अपॉन पीरियड टू द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब इसका एग्जांपल भी हम लोग समझेंगे। देन 3 days आर एडेड एज ग्रेस पीरियड टू डिटरमाइन द फाइनल ड्यू डेट। मतलब जितना टाइम पीरियड आपका एग्रीड है उसमें से 3 दिन आपने एक्स्ट्रा जोड़ देने हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं ग्रेस पीरियड ऐड हो गया। फॉर ए बिल पेबल ऑन डिमांड, तो यहाँ पे कोई भी आपका ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं होगा। ठीक है बात? अब एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है बिल पेबल आफ्टर 3 months, 3 महीने का बोला है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 1 जनवरी 2025, तो 3 महीने आज से लगा लीजिए। डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगी यहाँ पे 1 April 2025। क्या हो गया? 1 April 2025। अब यहाँ पे अगर हम 3 दिन के ग्रेस पीरियड को जोड़ते हैं तो ये आपका फाइनल ड्यू डेट बन जाएगी, वो बन जाएगी 4 April 2025। क्लियर बात हो गई? अब उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि अगर उस दिन छुट्टी हो फिर क्या होगा? इफ 4 अप्रैल इज पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे का मतलब हो गया जो पहले से डिसाइडेड हॉलीडेज होती हैं, जो आपकी कैजुअल हॉलीडेज नहीं होती हैं, तो उस केस में क्या होगा? बिल एक दिन पहले आपका मैच्योर हो जाएगा। जो आपकी फाइनल ड्यू डेट होगी वो एक दिन पहले आ जाएगी, यानी कि प्रीवियस वर्किंग डेज को, यानी कि 4 अप्रैल आपकी थी तो वो आपकी 3 अप्रैल को आ जाएगी। 3 अप्रैल 2025 आपकी क्या बन जाएगी? फाइनल ड्यू डेट बन जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में बोला है बिल पेबल आफ्टर 60 डेज, 60 दिन के बाद बिल पेबल किया जाना है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है आपकी? 10 मई 2025 है। बिल मैच्योरिटी हो जाएगी 60 दिन के बाद, यानी कि 9 जुलाई 2025 हो जाएगी। सिंपल सी बात इसके अंदर है, कोई इसके अंदर ज्यादा दिमाग या फिर वो लगाने की जरूरत नहीं है। 3 दिन ऐड कर देना इसके अंदर, 3 दिन ऐड करेंगे, फाइनल ड्यू डेट 12 जुलाई 2025 आपकी बन जाएगी। ठीक है? उसके बाद बोला गया है इफ 12th जुलाई इज संडे, जो कि हॉलीडे है, द ड्यू डेट विल बी ऑन 11th जुलाई, यानी कि प्रीवियस डे पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? अब इसके अंदर देखेंगे, अगर ये तो आपका हो गया जो पहले से डिसाइडेड है, जैसे संडे हो गया, कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया, वो आपका एक दिन पहले आ जाएगा आपकी मैच्योरिटी डेट जो है, फाइनल ड्यू डेट। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है ना, ऐसी छुट्टी हो जाती है जो पहले से डिसाइडेड नहीं थी, तो उस केस में क्या होगा कि वो आपका एक दिन बाद चला जाएगा। जैसे आपका 4 अप्रैल था, 4 अप्रैल वाला आपका कहीं ना कहीं 5 April चला जाएगा, क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड नहीं था ना, तो पहले से डिसाइडेड नहीं था तो इसमें गलती नहीं है, तो वो बाद में छुट्टी असाइन हुई है, तो 5 अप्रैल को उसकी फाइनल ड्यू डेट यहाँ पे रखी जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी 10 जुलाई को। ठीक है? ओके, तो वर्किंग डेज की बात यहाँ पे होती है। जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, 3 दिन जो हम ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा वर्किंग डेज की बात होती है, इसके अंदर छुट्टियां इन्वॉल्व नहीं है। अब इसके अंदर बात करें कुछ फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहला है एप्लीकेबल ओनली टू द यूसेंस बिल। आप सभी को पता है ये यूसेंस बिल के केस में होगा, डिमांड पे नहीं दिया जाएगा ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड इज ऑलवेज फॉर 3 days, 3 दिन के लिए मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा।
हॉलीडे एडजस्टमेंट रूल इसके अंदर है, इफ द फाइनल ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे द ड्यू डेट मूव्स टू प्रीवियस वर्किंग डे। ठीक है, नो ग्रेस पीरियड फॉर चेक, ओनली बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोविजनरी नोट्स हैव ग्रेस पीरियड। क्लियर हो गई बात, चेक पे कोई भी यहाँ पे ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे जो कंप्लीट हमने इस टॉपिक को देखा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, इसमें इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बाहर इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता है। जितना भी एस्पेक्ट इसके अंदर पूछा जाना था वो सब कुछ मैंने इसके अंदर कवर किया है, इससे एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को भी जल्दी इसके अंदर करेंगे। और अगर कंप्लीट कोर्स आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को इनरोल करना पड़ेगा, और इनरोलमेंट के लिए मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता दी है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, तो 8394948137, इस पर आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, और आपको सभी जो वीडियोज़ हैं वो प्रीवियस सिलेबस जो आपका कंप्लीट 15 टू 16 यूनिट का है, प्लस जितने भी नए एडेड सिलेबस है उसको भी मैं आप लोगों को सेम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। तो आप मल्टीपल एग्जाम्स की उसके अंदर तैयारी एक साथ कर सकते हैं, जरूरी नहीं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें सिलेबस आपका छोटा कर दिया, बट आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकती हैं, ऐसा तो है नहीं। यूके ट्रिपल एस सी की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस भी एग्जाम के अंदर आ जाती है चीज़ें, तो उन चीज़ों के लिए भी आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है। तो इसके लिए आपको जो स्टैटिक पॉइंट हैं उनको उनको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ध्यान में रखने पड़ेंगे जो प्रीवियस सिलेबस में हुआ करते थे। ठीक है बात, तो इसके लिए जैसे मैंने आपको इसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो मैंने आपको प्रोमिजरी नोट और चेक के बारे में भी बताया है, जैसे उनके सेक्शन हो गए, प्रोमिजरी नोट की आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो भी मैंने आपको बताया। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, सो दैट आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एग्जाम के अंदर सिलेबस में देखने को मिलेगी, तो आप उसको कवर कर लेंगे, उसको हैंडल कर लेंगे इजीली। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।